हेलो बच्चों, कैसे हो आप? देखो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सेल, ठीक है? हमने सेल की स्टार्टिंग कर दी थी और हमने क्या-क्या पढ़ लिया था उसमें? याद आया? सेल की डिस्कवरी पढ़ ली थी, सेल थ्योरी हमने पढ़ ली थी, ओवरव्यू ऑफ द सेल हमने पढ़ लिया था। इवन मैंने आपको सेल के टाइप्स तक बता दिए थे, ठीक है? एक जनरल टाइप बता दिया था कि सेल 2 टाइप की होती है ब्रॉडली, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियस दे कैरी, ठीक है? आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, उसको डिटेल में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाती हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था बेटा कि कुछ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स बताई थी फॉर अ सेल। हमने कहा था कि एक सेल अगर आप किसी स्ट्रक्चर को कह रहे हो तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी। याद आ गया? दो चीजें बताई थी, क्या क्या? फर्स्ट क्या था? सेल की बाउंड्री होना जरूरी है ना? सेल की बाउंड्री होना जरूरी है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि वो वाइटल मटेरियल, वो लिविंग फ्लूइड जिसमें सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, वो होना जरूरी है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलो तो वहीं से प्रोकैरियोटिक सेल को रिलेट करके समझाती हूँ। देखो मैंने तुम्हें समझाया था बेटा लास्ट क्लास में कि अगर हमें सेल कहना है, मतलब मैं जनरल बस एक सेल की बात कर रही हूँ, तो सेल की अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चे, तो सेल में हम बात करेंगे। सेल के लिए दो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट मैंने कही थी। कौन सी कही थी? एक तो मैंने कहा था सेल की बाउंड्री होना जरूरी है, ठीक है? और दूसरा मैंने क्या कहा था कि जो वाइटल मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म जो है, वो होना जरूरी है, ठीक है? दो चीजें मैंने कहा था। अब इसी चीज को मैं प्रोकैरियोटिक सेल के साथ समझाऊंगी। सेल बाउंड्री में मैंने आपको मैंडेटरी स्ट्रक्चर याद आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, और प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस जेनेटिक मटेरियल की हमने बात की थी। अब देखो इसी को मैं समझाती हूँ आपको प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, ठीक है? तो प्रॉपर प्रोकैरियोटिक सेल के साथ हम इसको समझेंगे। चलिए देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेम ही फीचर्स होंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो सेम ही फीचर्स होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल में दो चीजें होंगी, सेल की बाउंड्री और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल के लिए कही थी। अब देखो सेल की बाउंड्री को मैं यहाँ पर बाउंड्री ना लिख के सेल एनवेलप लिख दे रही हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेल बाउंड्री कहें, सेल एनवेलप कहें, एक ही बात है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया सेल एनवेलप, ठीक है? और दूसरी क्या मेन चीज चाहिए हमें? प्रोटोप्लाज्म। देखो जो यहाँ सेल का एनवेलप है, वो मैंने क्यों बेटा सेल एनवेलप लिखा है, सेल बाउंड्री क्यों नहीं लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो बाउंड्री है ना सेल की, वो ट्राई लेयर्ड होती है ना? उसमें तीन अंदर लेयर्स होती हैं। तो सेल एनवेलप जो है वो बेसिकली कैसा है? ट्राई लेयर्ड है, इसमें तीन लेयर्स हैं, इसीलिए मैंने कहा एनवेलप, मेम्ब्रेन नहीं कहा। अब इस सेल एनवेलप में जो ट्राई लेयर्ड है, वो कौन सी लेयर्स हैं, जरा देख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो होती है बेटा, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर वाली जो रहेगी परत, वो कौन सी होगी? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड वाली जो होती है वो होती है सेल वॉल। एंड इनर मोस्ट जो मैंडेटरी है सेल एनवेलप का पार्ट, वो हो जाएगी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने कहा था ये तो होगी बेटा, ये तो आप इसके बिना तो कोई सेल इमेजिन ही नहीं कर सकते। और दूसरा पार्ट बचा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा? प्रोटोप्लाज्म में वही दो चीजें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म, और सेकंड क्या आ जाएगा? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? अब देखो एक एक करके इनको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैंने जो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स, ये बेटा इस सेल एनवेलप में सबसे बाहर की परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड नंबर पर अगर मैं सेल को देख रही हूँ, बाहर से अंदर की तरफ देख रही हूँ, तो पहली आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होती है सेल वॉल, और थर्ड नंबर पर आती है बेटा क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है? चलिए ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा मैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आपको लगेगा कि मैम ये कुछ कुछ चीजें हमें समझ नहीं आ रही हैं, आप क्या अंदर के अंदर ड्रॉ कर रहे हो, या ये क्या आप बाहर की तरफ ड्रॉ कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर्स हमें अभी समझ नहीं आ रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमें लगा कॉन्टिन्यूस होगी, ऐसा आपको लग सकता है, बट अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा बेटा।
ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाई। अभी ये सब क्या स्ट्रक्चर्स हैं एक्स्ट्रा, अभी सब मैं लेबलिंग करूंगी इनकी। अब हम बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल। सपोज मैं सेल वॉल को ग्रीन कलर से बना लेती हूँ। इसके बाहर ये मैंने बना दी इधर सेल वॉल। ठीक है बेटा, ये हमने ड्रॉ कर ली इधर सेल वॉल। ठीक है, अब इसके बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग जो है मैं उसकी बात कर लेती हूँ, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज उसको हमने येलो कलर से बनाया और मैं ऐसे डॉट 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 करके बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ ऐसे डॉट डॉट करके, ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी, बस जैसे ही हम फंक्शंस की बात करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अब आप मेरे साथ साथ इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आपको डायग्राम बनाते बनाते ही बेटा बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। डायग्राम के साथ ही काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल की। देखो आप इस तरीके से पूरा कॉन्टिन्यूएशन में ये बना लीजिए। ठीक है बेटा, डन। देखो अब मैं इसको लेबलिंग करने से पहले थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर देती हूं। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है डन। ये रिंग्स हैं बेटा, फ्लैजिला है, आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये रिंग्स वाला है। अभी हम इनको थोड़ा, ओहो बहुत बड़ा साइज हो रखा था इरेजर का, थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको हुक जैसी शेप दे देते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ना। देखो अब मैं थोड़ा इसको लेबलिंग स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने सबसे बाहर येलो कलर की जो चिपचिपी सी लेयर बनाई है ना, इसे हम कह देते हैं बच्चे ग्लाइकोकैलिक्स। दिस आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। अभी मैं आपको समझाऊंगी ग्लाइकोकैलिक्स की दो फॉर्म्स हो सकती हैं। यहाँ मैंने आपको बताया ना आउटर एनवेलप क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में भी पाया जा सकता है और ये एक और दूसरे फॉर्म में यानी कि कैप्सूल जिसे हम कह देते हैं उस फॉर्म में भी पाया जा सकता है। तो अभी के लिए हम सिंपली बस इसको लिख रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स है। हो सकता है कि शायद ये क्या हो, कैप्सूल हो, और हो सकता है ये किस फॉर्म में हो, स्लाइम लेयर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा दोनों नहीं, एक ही होगा। मतलब या तो बैक्टीरिया में वो ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है या तो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है डन। ये हो गई आउटर मोस्ट बाउंड्री। दूसरे नंबर पर जो मैंने बनाई है ग्रीन कलर से, वो क्या है, दिस इज सेल वॉल, जो किससे मिलके बनी होगी, याद आ गया, पेप्टिडोग्लाइकन से, है ना। एंड इनर मोस्ट लेयर जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो पूरा पोर्शन है, ये तीनों लेयर्स जो है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेल एनवेलप को। ठीक है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट द सेल, है ना। मेन फंक्शन, चलो मैं यहाँ फंक्शन नहीं लिख रही हूँ, जब हम थ्योरी की बात करेंगे तब लिखेंगे। सेल एनवेलप, इसके ही ये तीन पार्ट हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। अब देखो इसके अंदर मैंने कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनाए बेटा। जैसे सपोज सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको दो ये आउटफोल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी। इसमें अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो मैंने कुछ हॉलो है और कुछ सॉलिड बनाई है। देखो कुछ सॉलिड बनाई है, कुछ हॉलो बनाई है। तो जो सॉलिड वाली है, ये वाली जो है, दिस इज फिम्ब्राई, ये है फिम्ब्री या फिम्ब्राई, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, क्या फंक्शन है अभी हम बात करेंगे, है ना। बेसिकली अटैचमेंट मेलेशन में मदद करती है, कैसे बात करेंगे। और ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, दिस हॉलो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड
पिलाई। सिंगुलर फॉर्म में बेटा इसे हम पाइलस कह देते हैं, प्लूरल फॉर्म में पिलाई कह देते हैं। आप चाहो तो इसे पाइलस भी लेबलिंग में लिख सकते हो, पाइलस, है ना। प्लूरल फॉर्म में से हम पिलाई कह देते हैं। और एक स्ट्रक्चर है, ये तो फ्लैजिलम है, ये तो आप समझ ही गए। अब इस फ्लैजिलम के अंदर भी ना 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। हम थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला पूरा पार्ट, दिस लॉन्ग मोटाइल पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। ये यहाँ पर जो बेंडेड स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, दिस पार्ट इज कॉल्ड हुक। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड बेसल बॉडी। बेसिकली ये तीनों ही पार्ट जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लैजिलम को। ठीक है, ये तीनों ही पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लैजिलम को। जो किसमें मदद करेगा? मोटिलिटी में, यानी कि बैक्टीरिया को चलने फिरने में मदद करेगा। देन अब देखो एक और मेन पार्ट है जिसकी मैंने लेबलिंग नहीं करी है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीजोसोम। मैंने एक से ज्यादा बना दी क्योंकि कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है बेटा, कई बार ना आपके दिमाग में ऐसे बन जाता है कि मीजोसोम सिंगल ही होता है क्या, क्योंकि जनरली टीचर्स एक बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मीजोसोम मोर देन 1 हो सकते हैं सेल में, इसीलिए मैंने एक छोटा सा और इधर बनाया है, लेकिन एक तो होगा ही, है ना। तो ये क्या है? दिस इज मीजोसोम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बहुत सारे रोल हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही ना आप ऐसे छोटी छोटी डॉट्स बना सकते हैं। ये डॉट्स कुछ और नहीं है बेटा, दीज स्मॉल डॉट्स आर राइबोसोम्स। मैंने आपको शायद बताया था पिछली क्लास में, हमने नोट भी किया था कि राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो दोनों में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है सेल के लिए, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, तो ये तो बेटा जरूर से मिलने ही वाला है। और राइबोसोम ना केवल सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, बल्कि ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। ऐसे बॉल्स जैसी आप बना दीजिए, कहीं कहीं डॉट जैसी, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? राइबोसोम्स को। तो दीज आर राइबोसोम। कुछ बच्चों के माइंड में आ भी गया होगा कि ये कौन से वाले राइबोसोम्स हैं। देखो, जो बिल्कुल जो 11th के बच्चे हैं, जिन्हें 70s 80s का बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो भी के लिए सिर्फ राइबोसोम लिख सकते हैं। लेकिन जिन्हें आइडिया है ना, वो लिख सकते हैं कि कौन से वाले राइबोसोम है? 70s टाइप के। क्या है 70s? आगे क्लासेस में इसी क्लास में समझ लेंगे 70s टाइप के राइबोसोम। अब देखो इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो भरा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पूरा का पूरा बेसिकली प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और उस प्रोटोप्लाज्म को मैं, क्योंकि उसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है बेटा, इसीलिए मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, ताकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि साइटोप्लाज्म जो है उसका मेन कंपोनेंट क्या है? वाटर होता है। ठीक है, 90% तो साइटोप्लाज्म में वाटर ही होता है। तो ये जो मैंने पूरा फ्लूइड बनाया है, दैट फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इस फ्लूइड के अंदर मेन, मुझे प्रोटोप्लाज्म में मैंने आपको 2 चीजें बताई है क्या? एक तो साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या बताया है? जेनेटिक मटेरियल। देखो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म में बेटा क्या होगा? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि मैंने बना दिए। फ्री राइबोसोम्स भी अटैच्ड और राइबोसोम भी अटैच्ड। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फ्री राइबोसोम ऐसे ही सेल में प्रेजेंट है। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो कौन से टाइप के? 70s टाइप के। अब देखो राइबोसोम्स के, अच्छा राइबोसोम की भी एक फॉर्म होती है पॉलीराइबोसोम, वो भी मैं ड्रॉ ही कर दूंगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पॉलीजोम्स या पॉलीजोम भी कह सकते हो, पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हो। तो पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स भी प्रेजेंट होंगे। तीसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं इसमें इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होंगी। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या है? रिजर्व फूड को कैरी करती हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होंगी। प्रोटीन हो सकती है, आरएनए हो सकता है, एंजाइम हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में पाया जा सकता है बेटा, सब कुछ पाया जा सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जेनेटिक मटेरियल की भी 2 फॉर्म हो सकती हैं। पहली बात तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, और उसकी भी 2 फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जेनेटिक मटेरियल हो सकता है हो सकता है तो नहीं, मतलब मैंडेटरी है वो तो, कि न्यूक्लियोइड के फॉर्म में तो होगा ही होगा, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में तो होगा ही होगा। और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो, दैट इज प्लाज्मिड। इसे कौन भूल सकता है? प्लाज्मिड, है ना। तो छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम यहाँ आगे स्लाइड्स में ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर मैं बात कर रही थी, इसको ड्रॉ कर रही थी, तो ये जस्ट हमने ड्रॉ कर लिया साइटोप्लाज्म। देखो मैं अभी अभी आपको बता रही थी पॉलीराइबोसोम्स के बारे में। पॉलीराइबोसोम्स को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। पॉलीराइबोसोम क्या है अभी समझाऊंगी। एमआरएनए के ऊपर जब इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच हो जाएं, इस तरीके से,
4 या 4 से राइबोसोम, ज्यादा राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीजोम। पॉलीजोम कह दो बेटा या पॉलीराइबोसोम कह दो, एक ही बात है, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं पॉलीजोम इधर बना देती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि एक ही प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मल्टीपल पॉलीजोम सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होगा, इसके अलावा प्रेजेंट होगा मेन सेंटर में जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूं। डन। और ये किसी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं होगा, हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, न्यूक्लियोइड, जो मेन जेनेटिक फॉर्म है सेल की। ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोइड तो मैंडेटरी स्ट्रक्चर है, पाया ही जाएगा, हर सेल में मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इसके बिना तो हम सेल ही नहीं कह सकते। इसके अलावा डीएनए की एक और दूसरी फॉर्म पाई जा सकती है, दैट इज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड में और मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकता है। क्या काम करता है, अगर प्रेजेंट है तो सेल को क्या बेनिफिट होगा, इन सब की हम थ्योरी में बात करेंगे। प्लाज्मिड हो सकता है, न्यूक्लियोइड हो सकता है, पॉलीराइबोसोम्स हो सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है, इंक्लूजन्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप बीच बीच में कहीं कहीं बेटा इंक्लूजन्स बना दीजिए। लाइक सपोज मैं पहले प्रोटीन्स बना दे रही हूँ, ये क्या है, सपोज कोई प्रोटीन है ना, या हो सकता है कि प्रोटीन के फॉर्म में ही क्या हो, एंजाइम हो। हमें पता है ना कि प्रोटीन्स आर बेसिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, है ना, एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियसेस। राइबोन्यूक्लियसेस जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, अदरवाइज सारे ही एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो कोई प्रोटीन है या हम कह सकते हैं कि कोई एंजाइम है। अब इसके अलावा और क्या बना सकते हैं हम, कोई रिजर्व फूड बना सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे बना दीजिए। ये कोई लिपिड ग्लोब्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो दिस इज सपोज मैंने इसे लिपिड ग्लोब्यूल ही बना दिया, लिपिड ग्लोब्यूल, है ना। और कहीं ऐसे ही बना देती हूँ, लाइक दिस, ऐसे ही एक और सॉलिड बॉडी लाइक दिस ऐसे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सपोज सेल इंक्लूजन्स को। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सेल इंक्लूजन्स को। ठीक है, तो कैसे देखा बेटा हमने, बातों में ही कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। बहुत इजी सा डायग्राम है, बहुत टफ नहीं है, मतलब हमें एक एक पार्ट इसका बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं एकदम से पहले ही आपको ये ड्रॉ करके दिखा देती तो आपको लगता कि मैम ये तो बड़ा टफ है, समझ में नहीं आता। अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है, बहुत सारी बातें तो मुझे ऑलरेडी पता ही है ना, कि हमने कैसे किस तरीके से सेल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसी बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। आप इसको एक बार बनाइए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। डन, आई थिंक हो गया होगा। चलिए, तो देखो मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रही थी, हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिकली हर सेल को, सेल एनवेलप और प्रोटोप्लाज्म। सेल एनवेलप जो है ये ट्राई लेयर्ड है, और उसके क्या क्या फॉर्म्स हैं, मतलब कौन सी लेयर हैं उनकी बात करेंगे पहले, फिर हम आएंगे प्रोटोप्लाज्म वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप से। डन, आगे मूव करें। देखिए, ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ये हमने टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल या यू कैन से कि टिपिकल बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है हमारा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन मैंने क्यों लिख के चला है बेटा यहाँ पर, क्योंकि हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ मॉडिफिकेशंस थे जिनको मैंने बहुत ज्यादा आपको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन लिखा है क्या, पिलाई, फिम्ब्राई, ये सब क्या है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस ही हैं। ठीक है, तो अब इनकी भी बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि जो सेल एनवेलप है, ये जो सेल एनवेलप है ना, ये कैसा है, ट्राई लेयर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये कैसा होता है, ट्राई लेयर्ड होता है। ठीक है, ट्राई लेयर्ड होता है। और कौन सी 3 लेयर्स हैं इसमें, जो आउटर मोस्ट है उसको हम क्या कह दे रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और जो मिडिल वाली है, मिडिल पार्ट है, वो है, मिडिल पार्ट कौन सा है इसका, सेल वॉल। एंड इनर मोस्ट लेयर जो है इसकी, वो कौन सी हो जाएगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। अब ये जो सेल एनवेलप होता है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं कि इसका फंक्शन क्या है,
तो सेल एनवेलप का मोटा मोटा एक, मैं सिर्फ सेल एनवेलप के फंक्शन की बात कर रही हूँ, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये पीवाईक्यू भी है बेटा, एक सेल एनवेलप का फंक्शन क्या है? तो सेल एनवेलप का मेन फंक्शन है सेल को प्रोटेक्ट करना। भाई बाउंड्री का मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो सेल एनवेलप कैसा होता है? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट द सेल, टू प्रोटेक्ट द सेल। तो मेन फंक्शन क्या हो गया इसका? प्रोटेक्शन। देन अब देखो ये जो सेल एनवेलप है ट्राई लेयर्ड है, आउटर मोस्ट लेयर्स कौन सी है ये बात करी, ओवरऑल इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। लेकिन इंडिविजुअल लेयर्स के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का अलग फंक्शन है, सेल वॉल का अलग फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन है। अब हम वन बाई वन तीनों को समझते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले समझने की बात कर रहे हैं हम किसको? ग्लाइकोकैलिक्स को। तो पहली हेडिंग हम डालते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स देखो, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना बेटा, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। इट रिप्रेजेंट, पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा इसमें? इट रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है बेटा, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल, पहला पॉइंट क्या हो गया कि आउटर मोस्ट पार्ट है सेल का। दूसरा, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कि ये किससे मिलके बना है? इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। और देखो ये पॉलीसैकेराइड से मिलके बना है ना, म्यूकस नेचर का होता है, पॉलीसैकेराइड से मिलके बना है, इसीलिए ये सेल को होस्ट सेल से, यानी कि बैक्टीरियल सेल को होस्ट सेल से, बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर इन्फेक्शन कर रही है उससे इसे हाइड करने में मदद करता है। क्यों? देखो जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी, है ना, इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो मैं समझाऊंगी कि हमारी सेल्स, यानी कि होस्ट, हम उसके लिए होस्ट हो गए बैक्टीरिया के लिए। अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है तो होस्ट की जो सेल होती है वो प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को बहुत आसानी से पहचान लेती है। ठीक है, लेकिन शुगर्स को और लिपिड को उतनी आसानी से नहीं पहचान पाती, क्योंकि रिपीटेटिव यूनिट से, एक जैसी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और ये किससे मिलकर बनी है? देखो पॉलीसेकेराइड से, एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। इसीलिए ये बहुत आसानी से बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल जो है वो होस्ट सेल के अंदर पहचान में नहीं आती। तो यहाँ बैक्टीरिया को ये बेनिफिट प्रोवाइड कराता है कि होस्ट सेल से ये उसको छिपा लेता है, टू हाइड द होस्ट सेल, है ना। तो होस्ट सेल उसको पहचान नहीं पाएगी, तो उसके लिए क्या नहीं जनरेट कर पाएगी? एंटीबॉडी नहीं जनरेट कर पाएगी। और फायदा क्या होगा? बैक्टीरियल सेल बच के निकल जाएगा इम्यून सिस्टम से और बॉडी में इंफेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट है, किससे मिलके बना है? पॉलीसैकेराइड से मिलके बना है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, है ना। अब जैसे अलग अलग फंक्शंस में, पहले मैं इसकी फॉर्म्स की बात करती हूँ। इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। ये टू फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। कौन सी वो दो फॉर्म्स हैं? अभी अभी हमने लिखी भी थी पीछे डायग्राम में। फर्स्ट इज स्लाइम लेयर और दूसरी कौन सी है बेटा? कैप्सूल। चलिए अब इनके बारे में लिखते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अब हम बात करते हैं स्लाइम लेयर और कैप्सूल की। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। देखो जो पहली लेयर है, मतलब पहली फॉर्म है बेसिकली, नॉट लेयर, फर्स्ट फॉर्म जो है उसे मैं क्या कह रही हूं? स्लाइम लेयर। ये जो स्लाइम लेयर है ना बेटा, और दूसरी क्या है? कैप्सूल। ये लिख देते हैं हम। सेकेंड फॉर्म कौन सी है इसकी? कैप्सूल। ये जो स्लाइम लेयर है ना, ये स्लाइम लेयर बेटा लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि बहुत टाइट नहीं होती, लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये जो होती है ये कैसी होती है? बहुत टाइट कवरिंग होती है, रिजिड कवरिंग होगी, टाइट कवरिंग होगी, है ना। ये टाइट कवरिंग होती है। अच्छा, दोनों ही क्योंकि किससे मिलके बनी है बेटा? म्यूकस से, पॉलीसैकेराइड से मिलके बनी है, इसीलिए चिपचिपा नेचर शो करती है, एडेशन में मदद करेंगी। लेकिन ये वही और किस में मदद करती है? इट हेल्प्स द सेल टू प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो उससे ये सेल को बचाएगी। तो लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या हो जाता है? इसका फंक्शन हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसी शब्द को हम कह देते हैं डेसिकेशन।
ठीक है, इसी लाइन का मतलब है बेसिकली डेसिकेशन। तो ये सेल को डेसिकेशन से बचाती है ना? यानी कि उसमें देखो आपको इतना तो समझ में आता ही है कि कोई भी वैक्सी लेयर अगर ऊपर आ गई तो अब वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा। तो अगर ये म्यूकस से मिलके बनी है, पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी है, तो वाटर के लॉस को रोकेगी। सिमिलरली अगर ये कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो नो डाउट वाटर और न्यूट्रिएंट का लॉस तो रोकेगी ही रोकेगी क्योंकि पॉलीसेकेराइड नेचर है। लेकिन और अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या मदद करती है कि ये स्टिकी गमी नेचर देती है बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करती है। और ज्यादातर बैक्टीरियाज में कैप्सूल की ही फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो कैप्सूल जो है वो किसमें मदद करेगा? इट प्रोवाइड्स गमी नेचर, प्रोवाइड्स गमी नेचर या स्टिकी नेचर भी लिख सकते हो, गमी या स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरियल सेल, गमी या स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरियम एंड हेल्प्स इन एडेशन। एडेशन बेटा मतलब अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल टू अनदर सेल, है ना? आप ऐसे समझ लो, आप कोहेशन एडेशन समझते हो ना, आप फिजिक्स में पढ़ते हो कोहेशन एडेशन, है ना? तो ये बिल्कुल वैसे ही समझ लो। कोहेसिव फोर्स कौन सा होता है? जो किसके बीच में लगता है? सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में लगता है ना, सेम चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और जो दो डिफरेंट चीजों के बीच में फोर्स लगता है उसे एडेसिव फोर्स कहते हैं। सिमिलरली अडहेशन मतलब दूसरी होस्ट सेल या किसी दूसरे सरफेस पर उसको अटैच होने में मदद करेगा। कोहेसन नहीं, कोहेसन तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से बैक्टीरिया को अटैच करने में मदद करना, या एडहेशन मतलब दूसरे सरफेस से अटैच करने में मदद करेगा। ओवरऑल इसके अलावा हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ग्लाइकोकैलिक्स है ना बेटा, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, हाइड कराता है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, है ना? तो इसका एक इंपॉर्टेंट करके आप फंक्शन लिख लीजिए, इट हेल्प्स टू बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका बेटा, इम्यून सिस्टम। होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से उसे बचाने में मदद करता है। ठीक है, डन। ये कंप्लीट हुआ। तो हमने अभी पहला पार्ट ही समझा है सिर्फ सेल एनवेलप का, ग्लाइकोकैलिक्स। डन बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और जरूरत नहीं है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसकी हम बात कर रहे थे ना सेल एनवेलप की, तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ली, किससे मिलके बना है और क्या इसका मेन फंक्शन है, क्या इसकी दो फॉर्म्स हैं, दोनों फॉर्म्स के भी इंडिविजुअल फंक्शंस की बात कर ली। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज सेल वॉल। चलिए मूव करते हैं। अब सेल एनवेलप में ही नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेल वॉल। चलिए तो सेकंड हेडिंग डालिए, सेल एनवेलप के अंदर ही ग्लाइकोकैलिक्स कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट इज सेल वॉल। देखो बेटा पहली बात तो ये लिखिए कि सेल वॉल सभी बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट, याद आ गया कौन? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो जो सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट इन all prokaryotes except mycoplasma, PPLO। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए PPLO। तो माइकोप्लाज्मा के अलावा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होगी, बाकी सभी बैक्टीरियल सेल्स में क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट। डन। अच्छा, ये जो सेल वॉल है ये किससे मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ, मतलब ये तो अपने को समझ में आ गया कि सेल वॉल जो है वो सेल एनवेलप का पार्ट है, सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग है, मैं उसे बार बार नहीं लिख रही हूँ। अब ये किससे मिलके बनी होगी? सेल्यूलोज से? नहीं। काइटिन से? नहीं। सेल्यूलोज से किस में प्रेजेंट होगी? सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है प्लांट्स में, काइटिन की सेल वॉल होती है फंगस में। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। याद आ गया? चलिए तो लिखिए मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब देखो बेटा ये पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? दो शब्द आ रहे हैं इस एक वर्ड में, फर्स्ट इज पेप्टिडो और सेकंड वर्ड इज ग्लाइकन। पेप्टिडो, पेप्टाइड, पेप्टाइड से कुछ याद है? पेप्टाइड बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है? अमाइनो एसिड्स में।
है ना। और ग्लाइकन, ग्लाइकन कैसा पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट वाला, शुगर वाला पार्ट, यानी कि बेसिकली ये कुछ शुगर और कुछ प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। अब इसको मैं लिख देती हूँ, इसी को हम एक और नाम दे देते हैं, इसे हम म्यूकोपेप्टाइड भी कह देते हैं, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी कह देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की जगह अगर म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन वर्ड भी लिखा हुआ है ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन से। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन की जो यूनिट्स होती हैं, मतलब ये पेप्टिडोग्लाइकन है क्या, पेप्टाइड और ग्लाइकन, मैंने अभी अभी समझा दिया आपको कि पेप्टाइड पार्ट है और ग्लाइकन वाला पार्ट है, शुगर है इसमें और क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इस पेप्टिडोग्लाइकन वाले पार्ट में बेसिकली रिपीट्स होते हैं किसके, इट इज रिपीटेटिव यूनिट ऑफ two sugars, that is NAM and NAG. NAM and NAG, इसकी रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इसकी रिपीटेटिव, यानी कि क्या मैं कहना चाह रही हूं, मैं कहना चाह रही हूं कि इस तरीके से नैम, नैग, नैम, नैग इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली नैम नैग इस तरीके से। अब ये है क्या मैम, ये नैम और नैग है क्या, समझ नहीं आया है ना, बहुत बच्चों के सर के ऊपर होके गया होगा। बेटा ये नैम और नैग क्या है, देखो मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ इधर, आपको समझ में आ जाएगा। नैम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, है ना, नाम में भी आ रहा है ना म्यूरिन। और नेक क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। समझ गए, बायोमोलिक्यूल में ये सब कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैम और नेक की रिपीटेटिव यूनिट्स हैं किसके अंदर, पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखो नैम और नेक की रिपीटेटिव यूनिट्स हैं इस पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर, और ये जो नैम नेक की रिपीटेटिव यूनिट्स है ना बेटा, यही मिलके बना रही हैं क्या, प्लाज्मा, सॉरी सेल वॉल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करने की सोच रही हूँ, बी उठ के आ जा रहा है। सेलेक्ट, इस पूरे पोर्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा यहां पहुंचा देते हैं, डन। चलिए ठीक है, अब देखो नेम और नेक की ये रिपीटेटिव यूनिट्स थी, और इन रिपीटेटिव यूनिट्स के बीच बीच में कुछ अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं, और इस नैम नेग में ही ना क्रॉस लिंकेजेस मिलती हैं। ठीक है, ये आपस में क्रॉस लिंकेजेस से जुड़े होते हैं। अब ये दो स्पेशल टाइप के क्या हैं, बेसिकली ये दो स्पेशल शुगर्स हैं, मॉडिफाइड शुगर्स हैं बेसिकली। देन अब सेल वॉल के फंक्शन की बात कर लेते हैं। हमने देख लिया सेल वॉल सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है सेल एनवेलप की, सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, किससे मिलके बनी है उसकी भी बात कर ली। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल का फंक्शन मुझे बताओ किसको नहीं पता, सबको पता है। सेल वॉल का फंक्शन तो सबको पता है, छोटी क्लासेस से ही हमें बिल्कुल याद है कि एक तो ये सेल का शेप मेंटेन करती है, दूसरा सेल को बस्ट होने से बचाती है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यही तो है। तो सेम यहाँ पर भी यही फंक्शन है इसका कि बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करेगी, उसको मतलब श्रिंक होने से या बस्ट होने से बचाएगी इन हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अगर हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो बस्ट हो सकती है, अगर हम उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो कोलैप्स कर सकती है, श्रिंक कर सकती है। दोनों ही कंडीशन से सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम bursting and collapsing in hypotonic and hypertonic solutions and hypertonic solutions। ठीक है, ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा कि इट मेंटेन्स शेप ऑफ सेल, shape of cell and provides rigidity। ठीक है बेटा, ये बात हो गई मोटे मोटे फंक्शंस की, सेल वॉल के फंक्शंस की।
अब देखो इसमें छोटा सा टॉपिक और है एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा गिवन है कि सेल वॉल के नेचर के आधार पर ही बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर देते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, उसे कैसे करते हैं यहीं पर थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, पूरा नाम नहीं भी याद रहे चलेगा, सिर्फ आप ग्राम भी याद रख सकते हो या क्रिश्चियन ग्राम भी याद रख सकते हो। उन्होंने क्या किया था, एक स्पेशल टाइप का स्टेनिंग सॉल्यूशन तैयार किया था, जिसे उन्होंने कह दिया अपने नाम के आधार पर ग्राम स्टेन, है ना। उन्होंने कहा कि ये जो ग्राम स्टेन है, अगर मैं इन्हें कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज पर डालता हूँ, स्टेन करता हूँ उन्हें, तो कुछ सेल तो ऐसी होती हैं जो इसको मतलब पिक कर लेती हैं कलर को, स्टेन को, और वो पर्पल कलर की या वायलेट कलर की दिखाई देती हैं, जबकि कुछ सेल्स जो होती हैं वो कलरलेस ही रहती हैं, यानी कि इस डाई को पिक नहीं करती, इस स्टेन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। तो जो सेल्स उस डाई को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस स्टेन को रिटेन करके रखती हैं, उन्हें उन्होंने कह दिया ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने उस डाई को रिटेन नहीं किया था उन्होंने उसे कह दिया ग्राम नेगेटिव। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंस था, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, ये डन, ये नोट हो गया। चलिए इसी के कंटिन्यूशन में लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल पूरा नाम लिख देती हूं मैं, आप चाहो तो सिर्फ ग्राम भी याद रख सकते हो, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, आप चाहो तो सिर्फ ग्राम याद रख सकते हो। क्लासिफाइड द bacterial cell into two categories, two groups या two categories, that is कौन से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बेटा कौन सा ग्रुप है, जो retain the gram stain and appears purple in color। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव कौन सा है, वो रिटेन, अब रिटेन में काउंटर स्टेन का मैं कहानी आपको समझाती हूँ, पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि रिटेन करके नहीं लिखिए कि those bacteria which becomes colorless after gram staining, ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस के बाद कलरलेस हो गए एंड लेटर टेक्स या एब्जॉर्ब्स काउंटर स्टेन। अभी काउंटर स्टेन क्या है भी समझाती हूँ, एंड appears पिंक इन कलर। देखो समझो, अब देखो इनको मैं आपको ना एक कहानी के थ्रू समझाती हूँ। आप ऐसे समझ के चलो कि होली का टाइम है और आपसे ना आपके दो फ्रेंड मिलने आए, संडे का दिन है, और होली के टाइम पर थोड़ी थोड़ी कई बार ठंड रहती है ना, तो एक बच्चे ने जैकेट पहनी हुई है, शर्ट, दोनों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट शर्ट के ऊपर एक ने जैकेट पहनी हुई है और एक जो है वो सिर्फ शर्ट पहन के आया है। ठीक है, और क्योंकि होली का टाइम है तो आप आराम से छत पर रंग घोल के बाल्टी में तैयार बैठे हो कि जैसे ही ये आएंगे मैं इनके ऊपर कलर गिराने वाला हूँ। तो जैसे ही उन बच्चों ने आके डोरबेल रिंग की, तो आपने क्या किया, जो रंग बाल्टी में घोल के तैयार किया था वो उन बच्चों के ऊपर डाल दिया। अब ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि एक बच्चे ने क्या कर रखा है, व्हाइट शर्ट के ऊपर जैकेट पहनी हुई है, जबकि दूसरा बच्चा सिर्फ व्हाइट शर्ट पहन के आया हुआ है। बस अब यही समझ लो,
जो बच्चा सिर्फ व्हाइट शर्ट पहन के आया हुआ है, दैट चाइल्ड इज ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, जो सिर्फ व्हाइट शर्ट पहन के आया है। और जिस बच्चे ने व्हाइट शर्ट के ऊपर एक और जैकेट पहनी हुई है, वो बच्चे का नाम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो, समझना, शर्ट और जैकेट दोनों ही किसके पार्ट हैं? दोनों ही पार्ट हैं बेटा सेल वॉल के। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना है ग्लाइकोकैलिक्स के साथ। ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट, मैं उसकी कहानी खत्म कर चुकी हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से किसकी? सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाई लेयर्ड होती है सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अब इसको ऐसे समझो, बिल्कुल कहानी की तरह, एकदम कहानी में ही रहिए। जब आपने रंग डाला, तो जिस बच्चे ने जैकेट पहनी हुई थी, वो कलर जो बकेट में, सपोज वो कौन से कलर का था? वो पर्पल था, वॉयलेट कलर था। पर्पल वॉयलेट दोनों वर्ड यहाँ पर करेक्ट हैं, दोनों ही बुक्स में मिलते हैं। तो जो वॉयलेट कलर आपने घोल के रखा हुआ था, पर्पल कलर घोल के रखा हुआ था, वो जैकेट के ऊपर गिरा एक बच्चे के, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का रोल प्ले कर रहा है, और एक बच्चे के शर्ट के ऊपर जाके गिरा। डन। अब देखो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चा क्या करेगा? जैकेट निकाल देगा फटाफट, अरे भाई तूने क्या किया, है ना? यही करेगा ना। तो अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जैसे ही डाई गिरी, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने अपनी आउटर कवरिंग हटा दी, एलपीएस की लेयर हटा दी, यानी कि उस बच्चे ने क्या हटा दी? जैकेट। अब जब उसने जैकेट हटा दी, तो अंदर वापस से क्या निकली? व्हाइट शर्ट, यानी कि वो वापस कैसा हो गया? कलरलेस। ठीक है। और जो जो बच्चा सिर्फ शर्ट पहन के आया था, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, जिस बेचारे के पास जैकेट नहीं थी, सिंगल लेयर्ड ही उसका सेल वॉल था, उसका तो आपने शर्ट के ऊपर ही कलर गिरा है, तो वो क्या करे बेचारा? वो तो शर्ट नहीं निकालेगा, वो तो अभी कैसा ही रहने वाला है, वही शर्ट पहन के पर्पल कलर का ही दिखने वाला है। तो बिल्कुल बस यही कहानी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है बेटा, देखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेल वॉल के कंपोजिशन पर जो ग्राम थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने क्या किया था? इन साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर स्टेनिंग कैसे दिखाई दे रहे हैं? पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई दे रहा है? कलरलेस दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मैम, फिर ये क्या है? पिंक कलर क्या है? पिंक कलर की कहानी भी यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं। जब उस बच्चे ने जैकेट निकाल दी और वो फिर से वापस से व्हाइट शर्ट में आ गया, कलरलेस आ गया, तो मुझे बताओ, जो दूसरा बच्चा जिसकी शर्ट खराब हो गई है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्या उसे अब ये रास आएगा कि ये इसकी शर्ट तो बिल्कुल प्लेन रह गई और मेरी शर्ट खराब हो गई? नहीं आने वाला। तो वो क्या करेगा? उसको बोलेगा भाई जा दूसरा कलर तैयार करके ला। अब ऑलरेडी पर्पल कलर खत्म हो चुका था, उसने क्या किया? दूसरी पैकेट फाड़ी, उसमें पिंक कलर था, उस पिंक कलर को बाल्टी में घोला और धोखे से फिर से उसके ऊपर दूसरा जो बच्चा था, यानी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया था, जिसकी शर्ट अभी बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर डाल दी। अभी क्या हो गया? वो बेचारा जो कलरलेस हुआ था, अभी वो वापस से कौन से कलर का दिखाई देने लगा? पिंक कलर का। अच्छा, पिंक की जगह कोई भी कलर होता तो वैसा ही दिखाई देता। तो यहाँ कलर का मतलब ये नहीं है कि यही कलर क्यों आया, वो तो जिस कलर की आप स्टेन लेंगे, बैक्टीरिया उसी कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो देखो अब गहराई की बात इसमें क्या निकली? गहराई की बात ये निकली कि दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, एक को मैं कह रही हूँ ग्राम पॉजिटिव और एक को मैं कह रही हूँ ग्राम नेगेटिव। तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, सपोज ये व्हाइट कलर की मैंने बताई, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं कॉमन। व्हाइट कलर से जो मैंने बनाई है, ये बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में किसका रोल है? सेल वॉल का। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना बेटा, इसके पास एक ही लेयर है सेल वॉल की, ठीक है। ये है इसकी सिंगल लेयर्ड सेल वॉल। इसने सिर्फ और सिर्फ बेचारे ने क्या पहनी हुई थी? एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, सिंगल लेयर्ड सेल वॉल। जबकि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, और देखो ये मैंने जानबूझ के गैप भी बनाऊंगी यहां पर, ये है इसकी एक लेयर सेल वॉल की, और एक और दूसरी लेयर बना देते हैं, सपोज पिंक कलर की बना देती हूँ। ये एक और लेयर है, ये है बाई लेयर्ड सेल वॉल। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ये है क्या? बाई लेयर्ड सेल वॉल। ये है बाइलेयर्ड सेल। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इसकी बाइलेयर्ड सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है। तो यहाँ जबकि ये सिंगल लेयर्ड सेल वॉल, मैंने जानबूझ के एक गैप बनाया है बेटा, ये कैसी होती है? थिक सेल वॉल होती है,
जबकि ये कैसी होती है, कंपैरेटिवली थिन होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो ग्राम स्टेनिंग की कहानी है, इसमें आप यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। इतना तो नोट हो ही गया होगा, ये डायग्राम बना लेना ताकि आपको ये कहानी अच्छे से याद रह जाए कि एक सेल वॉल सिंगल लेयर्ड है और एक डबल लेयर्ड है। यहाँ आप नोट करके लिख लीजिए, ये सेम बात ही लिख रही हूं मैं कि जो सेल वॉल है, CW लिख दिया मैंने सेल वॉल को, क्लास वर्क नहीं है, ये सेल वॉल। सेल वॉल इज बाइलेयर्ड, cell wall is bilayered in gram negative bacteria while single layered in gram positive bacteria। ठीक है बेटा, डन। तो ये थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग का एनसीईआरटी में किया हुआ है, तो हमने उस पोर्शन को कवर कर लिया। सेल वॉल क्या है, किससे मिलके बनी है, किसमें प्रेजेंट होगी, ये सब की बात की। और सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को हेंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ग्राम स्टेन को ले लिया था, और नाम से ही समझ में आ रहा है ग्राम नेगेटिव कौन से बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ग्राम स्टेन को नहीं लिया था। नहीं लिया था, किसी दूसरी काउंटर स्टेन को उन्होंने लिया था। ग्राम स्टेन का कलर कैसा होता है, पर्पल। तो जो बैक्टीरिया ने ग्राम स्टेन को ले लिया वो पर्पल कलर के या वायलेट कलर के दिखाई दिए। जिस बैक्टीरिया ने नहीं लिया वो पहले कलरलेस दिखाई दिया, बाद में काउंटर स्टेन के कारण वो कैसे कलर का दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो पाया, क्या कारण था? क्योंकि उन बैक्टीरिया की सेल वॉल में बहुत डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था कि जो कुछ बैक्टीरिया जिन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं वो सिंगल लेयर्ड सेल वॉल से मिलकर बने थे, और जबकि ये डबल लेयर्ड सेल वॉल। अब इसके अंदर की डीप मैकेनिज्म में बेटा यहाँ पर नहीं हमें जाना है, वो हमारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। नीट में भी नहीं पूछा जाता डिटेल में कि कैसे सेल वॉल डिसॉल्व हुई, एलपीएस कैसे डिसॉल्व हुआ, वो सब अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो आगे ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हो कि मैकेनिज्म क्या है ग्राम स्टेनिंग की, या स्कूल में एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाता है ग्राम स्टेनिंग का। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स कवर करा दिया, मैंने आपको सेल वॉल कवर करा दिया। नेक्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हम सेल एनवेलप की बात कर रहे थे बेटा। सेल एनवेलप में हमने सबसे पहले बात की ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स की दोनों फॉर्म्स को समझ लिया। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम किस पर आ गए थे, स्लाइम लेयर कैप्सूल पढ़ने के बाद सेल वॉल। हमने सेल वॉल को समझ लिया, उसी में ग्राम स्टेनिंग को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में कॉन्टिन्यूशन में सेल एनवेलप के, वो पार्ट है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थर्ड जो पार्ट है सेल एनवेलप का, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, और एनसीईआरटी में भी यहाँ नहीं पढ़ाया गया है, वो आपको पढ़ाऊंगी मैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एक दो छोटी मोटी चीजें होती हैं, सोपेनॉइड्स वगैरह कोलेस्ट्रॉल की जगह, वो मैं समझाऊंगी। सेम होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। तो जब मैं यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहां हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन of bacteria लिख लो, बैक्टीरियम लिख लो, बैक्टीरियम इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो हम उसी में पढ़ेंगे। अब आप इसको ऐसे समझ के चलो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कवर हो गई। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस की। हमारी हेडिंग क्या थी, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशंस के अंदर हम पहले बात करेंगे किसकी, मीजोसोम्स की। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या है, मीजोसोम। चलिए मीजोसोम की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही मैं बात कर रही हूं, किसकी, मॉडिफिकेशंस की। या आप ऐसे ही हेडिंग डाल लीजिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम यहाँ मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ। मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है उसका नाम क्या है, दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम्स। देखिए
पहली बात तो बेटा मीजोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आपको याद है मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से ड्रॉ किया था मैंने, ये लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, फिर लाइक दिस ऐसे, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत और इसमें इस तरीके के और स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। आप मोटा मोटा आप ऐसे समझ के चलो कि इनफोल्डिंग होती है। तो मीजोसोम्स क्या है? इनवेजिनेशंस, या मैं कह दूं इनफोल्डिंग्स, इनवेजिनेशंस या इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनवेजिनेशंस या इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमिनी। ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए। वेसिकल देखो बेटा, मैं पूरे से स्ट्रक्चर को वेसिकल कह रही हूँ। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ट्यूब्यूल्स। अब ये आपस में इस तरीके से लैमिली, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, कैसे एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, तो उसे लैमिली कह देते हैं, कनेक्टिंग लिंक जैसे होते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए। मेन बात यहाँ पर ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इनके फंक्शंस, मीजोसोम के फंक्शन। मीजोसोम के बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है कि ये सीक्रेटरी नेचर का होता है, सीक्रीशंस करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है। तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करेगा, सीक्रीशन करेगा। इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है, और फिर उस डीएनए को डिस्ट्रीब्यूशन में, डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करता है। रेस्पिरेशन में मदद करेगा, कैसे? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं इसको, है ना। एटीपी फॉर्मेशन में ये मदद करता है। कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस में भी कई बार ये अपना रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं, वन बाय वन करके लिखते हैं। चलिए पहला फंक्शन लिखिए, इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगा। दूसरा, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा एम मेरा थोड़ा ना एम जैसा बन जाता है, आप उस चीज का ध्यान रखना। हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among daughter cells। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यही तो कहना चाह रही हूँ कि डॉटर सेल में डीएनए को डिवाइड करने में मदद कर रहा है, मतलब सेल डिवीजन में मदद कर रहा है। थर्ड, सीक्रेशन, ठीक है, सीक्रेटरी नेचर होता है। फोर्थ, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इसको कैसे भूल सकते हैं, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ब्रैकेट में लिखना एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विच स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस में भी कई बार ये मदद करता है, राइबोसोम आके इससे अटैच हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल हो गया, सिक्रीशन हो गया, है ना, ये सब पॉइंट हो गए। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अच्छा ये कैसे भूल सकते हैं, हमें देख के ही समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी इनफोल्डिंग है, कोई भी इनफोल्डिंग है तो वो सरफेस एरिया तो बढ़ा ही रही है ना, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब बड़ा कॉमन सा फंक्शन हो गया। चलिए लिखिए, तो नंबर 6, हेल्प्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, surface area for enzymatic actions, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया बनाएगा। तो लगभग सारे ही फंक्शंस कवर हो गए। एक इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख लो कि मीजोसोम्स आर फाउंड इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर फाउंड इन, किस में प्रेजेंट होते हैं, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डन। तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ बेटा मीजोसोम्स।
अब कुछ और जो मॉडिफिकेशंस हैं उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडिफिकेशन है वो इन्वेजिनेशंस नहीं है, इनफोल्डिंग्स नहीं है, आउटफोल्डिंग्स है, इवेजिनेशंस है। तो हमने मिजोसोम्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं आउटफोल्डिंग्स की। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वो इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब हम बात कर रहे हैं आउटफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं अगली स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। आउटफोल्डिंग्स या मैं कह दूं इवेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इवेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं बेटा। फर्स्ट इज पिलाई, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म में पाइलस भी कह देते हैं। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में पाइलस कह देते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर है फिम्ब्राई। देखो, ये जो पाइलस है ना, पिलाई जो है, ये हॉलो स्ट्रक्चर है बेटा। मैं ये नहीं लिख रही कि आउटफोल्डिंग है, इवेजिनेशन है, ये तो ऑलरेडी हैविंग ही है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? हॉलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which helps in conjugation। तुम्हें याद आ गया कॉन्जुगेशन क्या होता है? बैक्टीरियल सेल की मेटिंग, है ना। बैक्टीरियल सेल की मेटिंग नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। बैक्टीरियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं मोनेरा किंगडम में पढ़ाऊंगी। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा वो आप ऐसे समझ के चलो कि दो बैक्टीरियल सेल जब आपस में मेटिंग करती हैं, एक काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो एक बैक्टीरियल सेल अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के लिए जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पाइलस। वो इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, दो बैक्टीरियल सेल के आपस में अटैच होते हैं, बीच में कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती है, एक लॉन्ग ट्यूब बन जाती है जिसे हम सेक्स ट्यूब या कॉन्जुगेशन ट्यूब कह देते हैं। उसके थ्रू डीएनए जो है, प्लाज्मिड डीएनए जनरली मूव करके दूसरे बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। तो पाइलस जो है वो किसमें मदद कर रहा है? बैक्टीरियल सेल के कॉन्जुगेशन में, मेटिंग में मदद कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच हेल्प्स इन मेटिंग। ठीक है, कॉन्जुगेशन या मेटिंग बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, डन। कॉन्जुगेशन में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए। जिसको नहीं पता वो लिख लो ब्रैकेट में, क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ डीएनए। डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में बैक्टीरियल सेल भेजती है। बस इतना ही पढ़ना है यहाँ पर। ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम मोनेरा पढ़ेंगे तब। फिम्ब्राई क्या होता है बेटा? ये हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, ये हॉलो नहीं होता। ये क्या कैसा होता है? स्मॉल। अच्छा, इसमें ये भी लिख लेना, पिलाई जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन, है ना। पिलाई जो होगा ना, ये पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये नहीं आ रहा है ठीक से, अपन इसको यहां पर लिख देते हैं। पिलाई जो होंगे ये दे आर मेड अप ऑफ, पिलाइज जो होंगे मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। ठीक है, पाइलिन प्रोटीन यहां लिख लीजिए। अच्छा, फिम्ब्राई की बात कर रहे थे। फिम्ब्राई स्मॉल सॉलिड या ब्रिसल लाइक, ब्रिसल लाइक outgrowths from plasma membrane। आउटग्रोथ तो वो भी है, बस मैंने लिख दिया है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ऐसे सॉलिड होगा, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा। ये किसमें मदद करता है? इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियम टू host cell and in and with rocks in water stream। बेटा इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लो,
पानी में बह के बैक्टीरिया जा रहा है, अब उस बैक्टीरिया को और तैरने का मन नहीं है, वो नहीं चाहता कि उसे और पानी के साथ बहा के ले जाया जाए, वो रुकना चाहता है, उसे रेस्ट करना है, थक गया स्विमिंग करते करते। तो बैक्टीरिया को ना एक चट्टान पत्थर दिखाई दिया, उसको उसके ऊपर रुकना है। ऐसे रुकेगा, अपने फिम्ब्राई को अटैच कर देगा लाइक दिस, ऐसे। और अब पानी बह के जा रहा है लेकिन बैक्टीरिया नहीं जा रहा, बैक्टीरिया बस ऐसे अड़ गए अपनी जगह पर। बेसिकली बैक्टीरिया को रॉक सरफेस पर, सॉलिड सबस्ट्रेटम पर अटैचमेंट में मदद कर रहा है, और इवन विद द होस्ट सेल के सरफेस पर भी बैक्टीरिया किस स्ट्रक्चर के थ्रू आके अटैच कर रहा है, एडेशन शो कर रहा है फिम्ब्राई के थ्रू। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स का डिफरेंट रोल है, वो भी एडेशन में मदद करती है, ये इसका डिफरेंट रोल है फिम्ब्राई का। यहाँ ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वो पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल एनवेलप एंड सेल ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आपका एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, इसका साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, है ना, जिसमें हम राइबोसोम्स की सेल इंक्लूजन्स की बात करेंगे एंड फ्लैजिला की बात करेंगे। वो पढ़ के प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाएगी, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।